जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 76। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तरतीब के लिहाज से हमारा चैप्टर 13 बनता है आईटी वाला, लेकिन वो चैप्टर हम एंड में करेंगे। वो चैप्टर थोड़ा सा हट के है, उसके वजह से कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और वो रिलेट करता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। असल में वो चैप्टर है हमें ये बताता है कि आप कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने में आईटी को यूज कर सकते हैं। चैप्टर 13 हमें क्या बताता है, आईटी वाला चैप्टर, कि कैसे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए आईटी सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अब चूंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हम पढ़ चुके हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी हम पढ़ चुके हैं, तो आईटी सिस्टम में कैसे आईटी को यूज किया जाएगा उन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। 50% काम हमने कर लिया, बस उसकी इंटीग्रेशन यानी कौन कौन से प्रोसीजर में आईटी सिस्टम को यूज करना है, कौन से प्रोसीजर में आईटी सिस्टम को यूज नहीं करना, सिर्फ ये आपको बताना है। प्रोसीजर पढ़ चुके हैं हम, ऐसा ही है ना। हर प्रोसीजर आईटी सिस्टम के जरिए से परफॉर्म नहीं हो सकता। कुछ प्रोसीजर में आईटी सिस्टम को यूज कर सकते हैं, कुछ में नहीं। तो हमने उसमें यही सीखना है किस प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते और कैसे करना। तो मैं चाहता हूं आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की प्रैक्टिस कुछ ज्यादा कर लें। उसके ऊपर जितनी ज्यादा ग्रिप स्ट्रांग होगी, आईटी वाला जो चैप्टर हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एंड पे रख दिया है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 14 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। लेकिन चैप्टर की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर 14 स्टार्ट करें जी फिर। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। सबसे पहले चैप्टर 14 इसका टाइटल देखिए, टाइटल क्या, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और अगर आपको याद हो तो चैप्टर 3 में हमने जहां टाइप्स ऑफ प्रोसीजर स्टडी किए थे, वहां पे 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर में एक प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी था। इसका मतलब है इसकी डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट हम ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं। और फिर इसी तरह हमने जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला टॉपिक पढ़ा तो उसमें भी आपने ये देखा कि हमने कुछ एरियाज में सब्सटेंटिव प्रोसीजर को यूज किया था, जैसे डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, और इनडायरेक्टली सेल्स और परचेजेस को वेरीफाई करने में भी हमने कहा था, क्योंकि क्रेडिट सेल डेटर से रिलेट करती है, क्रेडिट परचेज क्रेडिटर से रिलेट करती है, सेल और परचेजेस को वेरीफाई करने में भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं, वो भी इनडायरेक्टली रेलेवेंट। तो बेसिक कंसेप्ट तो इसका ऑलरेडी आपको है, लेकिन स्टिल हम दोबारा इस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी और इसके वो सारे कंसेप्ट जो हम अगर इससे पहले पढ़ चुके हैं उनको हम दोबारा इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं। ये हमें सिखा रहा है, क्या सिखाएगा हमें, पहली चीज डेफिनेशन एंड यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम सीखेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन और इसको किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। फिर हम सीखेंगे ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजिंग और डिजाइनिंग या प्लानिंग कंफर्मेशन, कि जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करना है, तो इस एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना पड़ेगा, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या करना चाहते हैं, ऐसे सारा सीक्वेंस हम सीखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में। पहले में डेफिनेशन और यूजेस, ठीक है। सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सीखेंगे प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप हमने कंफर्मेशन को कैसे यूज करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में हम सीखेंगे कि कंफर्मेशन की 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन। ये भी आपको याद होगा, हम किसी लेक्चर में कंसल्टेशन, तो यहाँ पे ये 2 टाइप्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर सीखेंगे कि किस सिचुएशन में पॉजिटिव कंफर्मेशन बेहतर है, किस सिचुएशन में नेगेटिव कंफर्मेशन बेहतर है। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में सीखेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर द रिसीट ऑफ रिप्लाई। यानी यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन करना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंड कर दी, नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंड कर दी। क्या यहाँ पे प्रोसीजर खत्म हो जाता है सेंड करने के बाद, कि इसका जवाब भी आता है, जवाब भी हमें पढ़ना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में हम यही सीखेंगे कि जो रिप्लाईज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और जब रिप्लाईज रिसीव होंगे तो ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कुछ रिप्लाईज ऐसे होते हैं जो एग्री होते हैं सब कुछ, उसमें कोई मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। कुछ रिप्लाईज ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई मसला सामने आ रहा होता है, उस सिचुएशन में हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है। और प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, ये उस मसले पे डिपेंड करता है। और यहां पे आपको एक बहुत अहम चीज बताऊं, इस पॉइंट पे वो आपका जो चैप्टर 11 है ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला, उस टॉपिक को भी लिंक कर सकता है। जैसे एक केस स्टडी में आपको बताता हूं, आईक्यूएफ ने जो प्रोबेबली सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ जो कई दफा पॉइंट पूछा हुआ है वो ये कि आपने एक डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, इसकी फीस नहीं थी, ये एंटरटेनमेंट आपको फ्री है। तो कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जब कंफर्मेशन लेटर का जवाब आया, हमने देखा डेटर ने कहा था भाई मेरा ये बैलेंस नहीं है जो आप कह रहे हो, मेरा ये बैलेंस नहीं है। मेरा बैलेंस क्यों ये नहीं है, क्योंकि मैंने तो कुछ चीजें इनको वापस कर दी थी। क्यों वापस की थी, वो चीजें डिफेक्टिव थी। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, डेटर क्या कह रहा है, भैया मैंने पैसे नहीं देने, क्यों नहीं देने, मैंने चीजें वापस कर दी हैं, क्यों वापस कर दी हैं, डिफेक्टिव थे। अब बताइए, अब ये कौन सा वाला केस हो गया, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाला। क्या एडजस्टिंग इवेंट है, हम कहेंगे हमने एक काम तो ये करना है, सेल्स और डेटर्स को रिवर्स कर देना है, वह होना चाहिए। और दूसरा काम क्या करना है, इन्वेंट्री को एनआरवी पे राइट डाउन करना है।
और उसके साथ एनआरवी ऑफ इन्वेंटरी के 2-3 प्रोसीजर भी फिट कर देंगे। बताइए ये चैप्टर 12 सब्सटेंटिव प्रोसीजर को साथ उसने मिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये वाला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ना 4, इसमें हो सकता है, लाजमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके चैप्टर 12 के कंसेप्ट्स को, तो अगर आपने चैप्टर 11 सब्सटेंटिव, मुझे 11 था सॉरी, चैप्टर 11 अगर आपने ऑलरेडी याद कर लिया हुआ है, समझ लिया हुआ, याद नहीं कर लिया मतलब समझ लिया हुआ है, तो यहां पे तो आपके लिए सहूलत हो गई। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं समझा, वो परेशानी की बात नहीं है, यहां पे रिवीजन हो जाएगी, थोड़ी यहां पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आगे चलती रहेगी, और किसी चैप्टर में भी हो सकता है साथ में मर्ज कर ले। तो यहां तक समझ आए? टाइप ऑफ कंफर्मेशन 2 पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे जब सेंड की तो बात खत्म नहीं हुई, हाँ, बल्कि यहां से तो कहानी शुरू हुई, फिर रिप्लाई आएगा, रिप्लाई पढ़ के डिसाइड करना है कि हमने मजीद क्या प्रोसीजर इसमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, फिर बताएगा कि ये तो उस सूरत में है जब रिप्लाई आया, रिप्लाई तो फिर वो भी सीखेंगे। अच्छा, और अगर मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया, हाँ जी, मैनेजमेंट भी तो इनकार कर सकती है। स्कोप लिमिटेशन नहीं, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, ये तो समझे। अब वो सारा कंसेप्ट स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट वाला यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा जो चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हैं, वो सारा यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे आप देखेंगे ये। फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ समरी एंड रीचिंग है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी आपने 50-60 कंफर्मेशन लेटर भेजे थे, उनका जो भी समरी होगी एक पेज के ऊपर बनानी है। ये आपको एक पेज बनाना सिखाएगा जो कि पूरे आपके कंफर्मेशन प्रोसीजर की समरी होगी, जिसमें और फाइनल कंक्लूजन होगा कि डेटास ठीक हैं या इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये पेज आप बनाते हैं पार्टनर के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए, क्योंकि सीनियर मैनेजर कहता है मुझे ये 50-60 सफ़े बना दिखाओ कि इस केस में ये हुआ, इस केस में ये हुआ, मुझे तो समरी दिखाओ एक सफ़े में कि ओवरऑल किया क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे वो आपको ऊपर डिटेल प्रोसीजर बताना सिखाएगा, नीचे समरी बनाना सिखाएगा। लेकिन जाहिर है ये समरी भी आपने बनानी है, किसके लिए बनानी है? पार्टनर के लिए। लेकिन जब तक ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे समरी तो नहीं बना सकते, इससे पहले प्रोसीजर बाद में समरी। और एंड में ये आपके लिए ऑप्शनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, रिकमेंडेड कि आप इनको पढ़ लें। ये बेसिकली फॉर्मेट है कि हम जो कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना, 4 केसेस बताए थे ना, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक। देखें ये बैंक कंफर्मेशन लेटर, लीगल कंफर्मेशन लेटर, डेटर्स कंफर्मेशन लेटर, और क्रेडिटर का भी अपोजिट होता है, डेटर की बजाय क्रेडिटर लिख लें। इन आखिरी दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आप ये सीखते हैं कि कंफर्मेशन लेटर कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। ठीक है, बैंक कंफर्मेशन लेटर में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी, लीगल कंफर्मेशन लेटर में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी, डेटर में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी, क्रेडिटर में। क्लियर? तो ये है आपका ओवरव्यू पूरे चैप्टर का। इसमें मेरा ख्याल है आपके लिए जो कोई नई चीज अगर आ सकती है ना, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में होगी, सिग्निफिकेंट न्यूज, बल्कि इसमें भी नहीं होगी। थोड़ा बहुत हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में नई चीज होगी, लेकिन तकरीबन हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होंगे। नई चीजें भी आएंगी लेकिन बेसिक कंसेप्ट पता, ऐसा ही है। चलिए अब आते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले है डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा, मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ केस स्टडी में वो कैसे टेस्ट करता है ये भी बताता जाऊंगा। ठीक है, हो सके तो नोट करते जाए, नहीं भी नोट करेंगे प्रॉब्लम कोई नहीं है, सारी चीजें लिखी हैं, केस स्टडी जब करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली आप उसको सोल्यूशन में नजर आ जाएंगे, याद भी आ जाएगा कि सर ने ये चीज बताई थी। लेकिन अगर कोई केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज हो ना, कि जिसमें कोई केस स्टडी में ऐसे चेक करेगा, ऐसे टेस्ट करेगा, वो हो सके तो लिख लीजिए। डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सबसे पहले डेफिनेशन कह रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस बाय ऑडिटर डायरेक्टली फ्रॉम ए थर्ड पार्टी इन रिटन फॉर्म। रिटन बोले तो कह रहा है पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या अदर मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए से। ठीक है, अदर मीडियम फ्यूचर में हो सकता है कि और मीडियम आ जाए, किसी और चीज के जरिए, टेक्नोलॉजी है ना, वो अपग्रेड हो सकती है। ये डेफिनेशन बताइए क्या वही है जो कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ी थी? इसमें 3 अल्फाज केस स्टडी के लिए है, मैं इनको अंडरलाइन कर लें। डायरेक्टली, थर्ड पार्टी, रिटर्न। डायरेक्टली का मतलब क्या है? सुने, अहम ये नहीं है, केस स्टडी का कंसर्न बता रहा हूं, अहम ये नहीं है लिख कौन रहा है। लेटर क्लाइंट भी सकता है कि भैया हमारे ऑडिटर आपसे ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म कराना चाहते हैं, भाई मेहरबानी इन्फॉर्मेशन को बताएं। ऑडिटर खुद भी लिख सकता है कि भैया हम इस कंपनी के ऑडिटर हैं जो आपके साथ डीलिंग कर रही है, हम इनकी इजाजत से आपको ये लेटर लिख रहे हैं, चाहे तो इसके ऑथराइज सिग्नेचर नीचे देख लो, हमें आप ये इन्फॉर्मेशन बताइए। अहम ये नहीं है लिख कौन रहा है, लिख ऑडिटर भी सकता है, लिख क्लाइंट सीएफओ सीओ भी सकता है। अहम चीज क्या है, इसको सेंड भी ऑडिटर करे, इसको रिसीव भी ऑडिटर करे। ना तो सेंडिंग प्रोसेस में क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ना ही रिसीविंग प्रोसेस में। प्रैक्टिकली हम क्या करते थे, क्लाइंट से कहते थे सर ये कंफर्मेशन लेटर है, ठीक है, आप इसके ऊपर लिख दीजिए अपने क्लाइंट को, क्योंकि आपके जबानी बात जाएगी ना तो वो थोड़ा पहचान लेंगे कि आपके साथ कम्युनिकेशन होती रहती है। लेकिन आपने नीचे लिख के ऑथोराइज सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद लेटर हमारे वाले कर देना, हम साइन करवा लेटर लिखवा के
साइन करवा के कि जो भी इंफॉर्मेशन कंफर्म करवानी होती थी अपने ऑफिस जाया करते थे। क्लाइंट के प्लेसमेंट से नहीं, हालांकि क्लाइंट का भी ऑफिस उसमें होता था कि सर हम अपनी कम्युनिकेशन सेंड करते हैं रूटीन में, हमें दे दीजिए लेटर, हम खुद डिस्पैच कर देते हैं डायरेक्टर क्लाइंट को। हम कहते थे नहीं, हम अपने ऑफिस से जाते थे, अपने ऑफिस से ऑफिस के एड्रेस पे भेजते थे क्लाइंट को और उसे कहते थे बराए मेहरबानी वापसी भी हमारे ऑफिस के एड्रेस पे भेजो, क्लाइंट के एड्रेस पे ना भेजना। यानी अहम ये नहीं लिख कौन रहा है, अहम ये क्या चीज है, सेंड कौन कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है। सेंड भी ऑडिटर करे, रिसीव भी ऑडिटर। सेंडिंग में क्लाइंट इन्वॉल्व हुआ वो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा, रिसीविंग में क्लाइंट इन्वॉल्व हुआ वो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको। फिर उसके बाद कह रहा है ये थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेना कंफर्मेशन कहलाता है। यानी आप इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से भी तो ले सकते हैं, मैनेजमेंट से ही अगर रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन लें वो कंफर्मेशन लेटर नहीं कहलाता, वो रिप्रेजेंटेशन लेटर का, शाबाश, वो तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर कहलाता है। तो इसीलिए इसमें थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि डेटर, क्रेडिटर, लॉयर, बैंक्स, मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट थर्ड पार्टी, मैनेजमेंट तो सेकंड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी ऑडिटर खुद सेकंड में, वो कंफर्मेशन रिप्रेजेंटेशन लेटर कहलाता है, वो अलग कंसेप्ट है। और फिर इन रिटर्न फॉर्म, इन रिटर्न फॉर्म का मतलब है अगर जबानी कलामी जवाब आया वो कंफर्मेशन लेटर नहीं होगा, फोन पे जवाब आंसर दे दिया कंफर्मेशन लेटर नहीं होगा, तो रिटर्न होना जरूरी है। हाँ अगर ईमेल के जरिए से जवाब दे दिया वो ठीक है। रिटर्न में कह रहा है पेपर हमें पता ही रिटर्न होता है, लेकिन कहता है पेपर के साथ इलेक्ट्रॉनिकली भी आ गया ना, अदर मीडियम छोटे मोस्ट वैसी खाली जगह छोड़ी हुई है, कल को टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, शायद कबूतर नहीं है ठीक है, चलो ठीक है, कबूतर भी ठीक है, लेकिन कबूतर ऑडिटर का होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक ना, ईमेल के जरिए, याद रखिए ईमेल भी रिटर्न ही समझा जाएगा, एक्सेप्टेबल है। मसला सिर्फ ये होता है कि ईमेल के जरिए से आना इलेक्ट्रॉनिक रिस्पांस है, उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा श्योर होना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली तो हमें सबा भी मैसेज भेज दी होती है, हमें लोन दे दो, क्या हम लोन भेज देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिस्पांस में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपको जो रिस्पांस आ रहा है, जो मैसेज, जो ईमेल आ रहा है, वो ऑथेंटिक सोर्स से, जेन्युइन सोर्स से आ रहा है कि नहीं, तो वो हमें उसके सोर्स को कंफर्म करना होता है थ्रू आईटी कंट्रोल्स, सोर्स को कंफर्म करना होता है। यानी ईमेल एक्सेप्टेबल जरूर है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है कि पता नहीं जेन्युइन सोर्स से आई है कि नहीं ईमेल, तो उसके सोर्स को कंफर्म करना होता है थ्रू आईटी कंट्रोल्स। डेफिनेशन क्लियर है, इसको लगा लेते। फिर एग्जांपल ऑफ सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज यूज्ड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, लॉयर्स। कहते हैं इसके अलावा बात बात और ये कॉमन एग्जांपल है, एक लेस कॉमन एग्जांपल भी है। कभी कभार अगर क्लाइंट की इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास हो ना, या इन्वेस्टमेंट हो क्लाइंट की ब्रोकर्स के पास, तो हम वो कंफर्म करने के लिए भी अगर हमारे क्लाइंट का एसेट, कोई भी एसेट थर्ड पार्टी के पास हो, जैसे इन्वेंटरी की एग्जांपल दी उसने, जैसे उसने ब्रोकर की एग्जांपल दी, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, ये वक्त पड़ने पे फौरी बेच दें, तो वो थर्ड पार्टी को हम उनको भी कंफर्मेशन लेटर भेज सकते हैं। लेकिन नॉर्मली किन किन केसेस में भेजते हैं? डेटर, क्रेडिटर, बैंक्स, लॉयर्स, ठीक है। लेकिन इनमें फर्क है, बैंक्स और लॉयर्स के पास क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इनको 100% कंफर्म करते हैं, और अगर जवाब ना आए तो हम कहते हैं नहीं भाई जवाब चाहिए वरना स्कोप लिमिटेशन होगी सीधी। लेकिन डेटर और क्रेडिटर, इनको सैंपल बेस पे कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जाता है, ये लेस सिवियर है, और अगर जवाब ना आए तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जाता है। अब कमेंट्री कर एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज एविडेंस, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज एविडेंस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा रिलायबल तो शायद ही कोई और एविडेंस हो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हाईली रिलायबल क्यों है? चैप्टर 3 को सामने लेके आए, हाँ, थर्ड पार्टी से हाईली रिलायबल क्यों? रिटर्न फॉर्म में है, एक्सटर्नल है, डायरेक्ट और ओरिजिनल भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, ठीक है। और ये हाईली रिलायबल, ये कौन कौन सी असर्शन के बारे में एविडेंस देता है? एग्जिस्टेंस, भाई जवाब आ गया मतलब डायरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो जवाब आया। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डायरेक्टर लिख के कह रहा है मैं आपको 20 लाख रुपए देने हैं। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन असर्शन, वैल्यूएशन भी कितनी अमाउंट रिसीव होनी है वो भी तो आती है, लिखी होती है उसके ऊपर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हाईली रिलायबल जरूर है, परफेक्ट नहीं है, इसकी अपनी भी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? पहली बड़ी लिमिटेशन, ये 2-3 असर्शन को तो वेरीफाई कर लेता ऊपर वाली, लेकिन कुछ असर्शन को वेरीफाई नहीं भी कर पाता। कंप्लीटनेस की असर्शन कंफर्मेशन से वेरीफाई नहीं होती, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना कंसेप्ट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती, क्योंकि वो रिकॉर्डेड अमाउंट को सिलेक्ट करके कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड है तो वो जाहिर है सिलेक्ट नहीं होगी। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये कि मेनी पार्टीज ईदर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड विदाउट सेंड। मसला ये है कि हम जिन पार्टीज को देखें, हमारा क्लाइंट है ना, जो ऑडिट क्लाइंट, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो ये नहीं कह सकता कि सर मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, हम कहेंगे हमारा राइट है, लॉ ने दिया हुआ है, और वो विदाउट वेरिफिकेशन नहीं, विद ड्यू वेरिफिकेशन में जवाब देता है। उसे पता है कि गलत जवाब दिया, झूठ बोला हमसे, इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, हम इसको फ्रॉड बढ़ा देंगे, काम ज्यादा करेंगे हम, और विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे क्लाइंट के क्लाइंट्स हैं वो हमारे ऑडिट क्लाइंट नहीं है, उनके ऊपर हमारा जोर नहीं है, समझ रहे हैं? तो अगर हमारे क्लाइंट के डेटर्स हैं, हमने एज ऑडिटर को कंफर्मेशन लेटर भेजा है, उनके ऊपर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमें रिस्पॉन्ड करें। कमर्शियल रिलेशनशिप की वजह से, अच्छी हेलो हाई की वजह से क्लाइंट
के साथ, अच्छा वो शायद रिस्पॉन्ड करते, लेकिन हर केस में रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिसर्च हमें बताती है कि अगर 100 कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे ना, उसमें तकरीबन 60 से 70% के दरमियान में जवाब आएंगे, 30 to 40% जवाब नहीं आएंगे। यह बात का जब जवाब आते भी है तो वो क्या करता है अगला, आंखें बंद होकर अच्छा ये ऑडिटर हाँ ये हर साल भेजते होते हैं, भाई ठप्पा लगाओ साइन करो भेज दो। क्योंकि कंफर्मेशन के ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि ये सिर्फ ऑडिट पर्पस के लिए हम कंफर्मेशन भिजवा रहे हैं जो ऑडिट में एज एविडेंस यूज होगी। ये किसी लीगल केस में या कोर्ट में एविडेंस के तौर पे यूज नहीं होगा। लिखा होता है कि दिस कंफर्मेशन इज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस नॉट एज लीगल एविडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, कल कल को कोर्ट डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते सर देखिए इन्होंने खुद माना था, वो कहेंगे सर ये नीचे लिखा हुआ है कि ये लीगल एविडेंस नहीं है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी में बस इसको कर दिया था। ठीक है, तो ये रिस्क होता है, बहुत सी पार्टीज रिप्लाई नहीं करती या रिप्लाई, ये रिस्क ध्यान में रखिए। इस रिस्क की वजह से आगे हमारे दो बड़े कंसेप्ट निकलेंगे। एक कंसेप्ट ये होगा कि अगर पार्टीज रिस्पॉन्ड ना करें तो हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ लिख ले जवाब में हल। ये मसला है, इसका हल क्या भला, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, ये केस स्टडी में टेस्ट करेगा, कहेगा आपने कंफर्मेशन लेटर भेजे जवाब ही नहीं आया, कंफर्मेशन लेटर भेजे बहुत सी पार्टी जवाब नहीं देती, हल क्या है इसका, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। और ये जो दूसरा हाँ कौन से, ये अभी बता दूं कि आगे कंसेप्ट आ जाता, अभी बता दे, भाई ने अभी पूछा तो अभी क्यों ना बताऊं। डेटर ना 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 अभी पूछा मैं, डेटर के बताऊं, डेटर को कंफर्मेशन लेटर भेजा जवाब नहीं है, इसके बताऊं कि क्रेडिटर के, डेटर को कंफर्मेशन लेटर भेजा जवाब नहीं है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे। नंबर 1 अकाउंट, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लो, हमें जवाब नहीं दिया क्लाइंट को तो देता होगा, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लो। नंबर 2 गुड्स डिस्पैच नोट, सेल्स ऑर्डर, सेल इनवॉइसेस, ये डॉक्यूमेंट चेक कर लो। पहला अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लो, दूसरा डॉक्यूमेंट चेक कर लो, तीसरा ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हुआ जो वो चेक कर। क्या ईयर एंड के बाद कैश रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड इस बात का एविडेंस है कि ईयर एंड पे रिसीवेबल था, तो ईयर एंड के बाद चेक कर लो कैश रिसीव्ड। ठीक है, और अगर कोई डिस्प्यूट है डेटर्स का क्लाइंट के साथ, उसकी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो। क्यों, ताकि पता चल जाए डिस्प्यूट किस नेचर का है, प्रोविजन तो नहीं रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, डिस्प्यूट है तो प्रोविजन तो नहीं रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये कुछ प्रोसीजर है जो परफॉर्म करने हैं। कब परफॉर्म करने हैं, जब रिस्पॉन्ड ना करे। कौन रिस्पॉन्ड ना करे, अब शाबाश, अब समझ आ गई। एक सवाल आपने पूछा था, मैंने जवाब दिया, अब एक सवाल मैं पूछा, आपने मुझे ये बताना है कि मैं सवाल क्या पूछने लगा हूं और फिर उस सवाल का जवाब भी देना है। देखते हैं हमारी मेंटल कोऑर्डिनेशन कितनी को बनी है। अब कोई नहीं बोलेगा, हाँ क्रेडिटर, शाबाश, क्रेडिटर के अल्टरनेटिव। अब जरा बताइए क्रेडिटर के अल्टरनेटिव प्रोसीजर, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं बताएंगे आप गलत। गुड्स डिस्पैच नोट है, भाई का कॉन्फिडेंस चेक किया आपने, गुड सीड नोट। ठीक है, इनवॉइसेस, कौन सी इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस, परचेज स्पेसिफिक क्यों होते, गुड्स डिस्पैच नोट, सप्लायर इनवॉइस एंड परचेज इनवॉइस, गुड सीड नोट, सप्लायर इनवॉइस एंड परचेज इनवॉइस और परचेज ऑर्डर। शाबाश, ये हो गया एक। और पेमेंट्स आफ्टर द ईयर एंड, शाबाश। और रिकंसिलिएशन, ठीक है। और काउंट स्टेटमेंट। आखिरी सवाल मेरा, कट ऑफ ऑन परचेज चेक करना चाहिए कि नहीं। क्यों, कट ऑफ ऑन परचेज का क्रेडिटर के साथ क्या ताल्लुक है, रेट में, शाबाश, चाहे रेलिवेंट पीरियड में से, क्योंकि कट ऑफ ऑन परचेज सही तो मतलब क्रेडिटर भी सही, कट ऑफ ऑन सेल सही तो मतलब डेटर का बैलेंस भी सही। भैया अब क्लियर है, भाई पता आ गया, पता चल गया आपको। अच्छा, इस पे ना थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगा दे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे थोड़ी देर के, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है लगा। अच्छा, अब आगे आके आपने पढ़ना है जो अभी हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ा है ए नॉन रिस्पॉन्स ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन। अब देखिए, आप साथ साथ पढ़ते रहे, मुझे बताएं, अगर तो डिस्कस हो गया तो ठीक है, वरना नहीं, एंड में बताना है। फॉलो अप प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म, यानी अगर पहले एक दफा जवाब नहीं ना आया तो दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पता नहीं इधर फंस जाते हैं, वो सेकंड फॉलो अप, सेकंड के बाद सर क्या, फिर भी जवाब नहीं आया, सर थर्ड फॉलो अप, फिर जो सर फोर्थ फॉलो अप, बस करने एक दफा काफी है, बंदा आ जाएगा और आके वो कंफर्मेशन लेटर का जवाब नहीं देगा। फॉलो अप प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड, यानी सेंड अनदर रिक्वेस्ट या आस्क क्लाइंट टू कन्विंस पार्टी टू डू, कि भाई उसके हाथ जोड़ उसके जवाब दे दे। फिर भी जवाब नहीं आता, क्या करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। और अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे, ध्यान रखिए, इट डिपेंड्स कि डेटर का केस है कि क्रेडिटर का। खुदा का वास्ता सही तरह पढ़ लेना है। अगर उसने पूछा हुआ ना सप्लायर और आपने बता दिया कस्टमर, 0 नंबर नहीं देगा, आंडा नंबर देगा, आंडा।
अंडा समझते हैं? अंडा नहीं, अंडा अंडे में जो मजा है वो अंडे में नहीं है। हाँ, और अंडे में जो मजा है वो जीरो में नहीं है, ऐसा ही है, वो जीरो नंबर में। क्यों? हालांकि प्रोसीजर तो सारे मिलते जुलते हैं भाई। वो कहता है मैंने सप्लायर के प्रोसीजर पूछे, तूने कस्टमर के बताए। मैंने कस्टमर के पूछे, तूने सप्लायर के। देखे भाई ने पहली गलती वही की थी ना, और अच्छा किया गलती को मुझे बताने का मौका मिल गया आपको कि एक्सेस स्टूडेंट कर। तो ये चीज है में रखेगा अल्टरनेटिव पर इफ एक कस्टमर को डबल अंडरलाइन कर ले और नीचे सप्लायर को भी डबल अंडरलाइन कर ले। पहला, एग्जामिन कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। और अगर कोई कैश नहीं मिला तो उसकी एक्सप्लेनेशन पूछे क्यों नहीं कैश आया ये रेंट के बाद। बैड डेट तो नहीं हो गई। पहला स्टेप समझते हैं, टिक लगाएं। दूसरा, इफ कैश इज नॉट रिसीव्ड और पार्टली रिसीव्ड, तो फिर उसका क्या करें? उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर ले। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या, जो भी भाई ने बताए, वो गुड इज डिस्पैच, कस्टमर है, एक मिनट, कस्टमर, हाँ, गुड इज डिस्पैच, नोट सेल, इनवॉइस, एक्नॉलेजमेंट वगैरह वगैरह, बिल्कुल ठीक। अगर कोई अमाउंट डिस्प्यूटेड हो तो क्लाइंट के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें। क्यों? कितने पैसे आएंगे पता चल जाए, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कट ऑफ टेस्ट ऑन सेल्स, क्यों? सेल्स डाटा कंफर्म कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, सेल्स कहां से आ गया? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। कंपेयर बैलेंस विद मंथली अकाउंट स्टेटमेंट सेंड बाय डेटर, जो उन्होंने एक दूसरे को अकाउंट स्टेट, अगर उसके क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है ना, तो ये अकाउंट स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। इसलिए उसने कहा इफ अवेलेबल, आपको पता नहीं, हमने कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर? और अगर सप्लायर हो, ओल्ड लगा, शाबाश। एग्जामिन, उधर कैश रिसीव था, इधर कह रहा था, कह रहा कैश रिसीव नहीं हुआ, कुछ सबका कैश रिसीव थोड़ी होगा। जिनका कैश रिसीव नहीं हुआ उधर उसने कहा था उनके डॉक्यूमेंट चेक करो, इधर भी क्या कहेगा? डॉक्यूमेंट, लेकिन डॉक्यूमेंट्स फर्क है। उधर सेल्स की थी, इधर परचेज की है, पढ़ के देख ले। इधर कट ऑफ ऑन सेल्स था, उधर कंपेयर बैलेंस विद मंथली अकाउंट स्टेटमेंट बाय डेटर था, राइट है। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, ऊपर 5 है, नीचे 4, एक कोई रह गया। वो क्यों रह गया वाला? क्योंकि हाँ, क्रेडिटर बैड डेट नहीं होते। शाबाश, प्रोविजन फॉर बैड डेट तो होती है, कभी प्रोविजन फॉर बैड क्रेडिटर सुनी? तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं डिस्प्यूटेड के केस में, प्रोविजन के लिए। क्लियर? अच्छा बताइए, इन सारे प्रोसीजर में से कोई प्रोसीजर जो आपके लिए बिल्कुल नया हो? कोई भी नहीं है। चलें फिर इसको टिक लगा लें कि ये मैंने पढ़ा दिया ना, कल दोबारा कैसे दोबारा पढ़ाएं, कल मैंने दोबारा भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि होम असाइनमेंट होगी ना, उसमें क्वेश्चन आएगा, तो ब्रीफली डिस्कस हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, डिस्कस हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताऊं, केस स्टडी आएगी फिर उसमें बताऊंगा, ये नहीं लगाए। अब वापस आ जाए वो जो हमने फुल स्टॉप लगाया था कि रस्ता बोलना जाए। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कम्युनिकेशन, चिट्ठी लिखना, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस जी। हाँ, वो हमें नहीं कर रहा, क्लाइंट को तो कर रहा होगा, ठीक है। वापस आ जाए, किधर थे हम? यहां पे। अच्छा चले, ये मैंने आपको बता दिया। अगर रिस्पॉन्ड विदाउट से क्या, हमारा क्लाइंट जो कंफर्मिंग पार्टी, सॉरी, अच्छा 2 लफ्ज़ बोलूंगा, क्लाइंट और कंफर्मिंग पार्टी दोनों में फर्क है। क्लाइंट से मुराद मैनेजमेंट है और कंफर्मिंग पार्टी से वो डेटर, क्रेडिटर या बैंक वगैरह। अच्छा, ये रिस्क है कि वो डेटर क्रेडिटर जो है ना, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विदाउट चेकिंग। तो इसका क्या रिस्क है? इसको कैसे कवर करें? अमाउंट ही ना लिखे, सुभान अल्लाह, और जो अमाउंट ही नहीं लिखते उस कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं? बैंक कंफर्मेशन नहीं, ब्लैंक। ब्लैंक ब्लैंक एग्जाम में अगर आपने देखें, छोटा सा फर्क है। हाँ, ब्लैंक की बजाय बैंक कंफर्मेशन लिख दिया ना, जीरो नहीं रहे। शाबाश शाबाश, आगे चलते हैं। अच्छा चलें आगे, ये हाँ, वेदर आर नॉट टू यूज कंफर्मेशन इन ऑब्टेनिंग एविडेंस। 2 फारक से एग्जांपल है, 2 अच्छे एग्जांपल है। कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करना क्या रिक्वायर्ड है, क्या लाजमी है ऑडिटर के ऊपर कि हर ऑडिट में कंफर्मेशन लेटर सेंड करना ही करना है? क्या लाजमी है? लाजमी नहीं है। कहता है बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि ऑडिटर कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करता। वेदर आर नॉट टू यूज कंफर्मेशन इन ऑब्टेनिंग एविडेंस। बाज़ औक़ात ऑडिटर ये भी फैसला कर लेता है हालात की वजह से कि कंफर्मेशन लेटर को यूज अजीब, हालांकि हाईली रिलायबल एविडेंस दे रहा है, तो ऑडिटर फिर भी ये फैसला कर सकता है कि यूज नहीं करना। हमने कहा एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ कौन से ऐसे हालात होते हैं। उसने कहा सुन लो, ऑडिटर में ओमिट एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन फॉलोइंग सिचुएशन। लेकिन याद रखें ये रेयर सिचुएशन होती हैं, हो सकती हैं, और ये केस स्टडी में इनडायरेक्टली कंसेप्ट टेस्ट होगा, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से, हालांकि ये रिप्रोडक्शन क्वेश्चन आई आपने सिर्फ एक दफा टेस्ट किया था, लेकिन मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि केस स्टडी के साथ लिंक इसका बन जाए, केस स्टडी में काम आ जाए। पहला केस, when inherent risk and control risk both are assessed as low। और inherent risk control risk मिला के कौन सा रिस्क बनता है? रिस्क और मटेरियल रिस्क। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, जब रिस्क कम हो तो हमने कहा ठीक है, रिस्क कम हो तो प्रोसीजर कम करने की इजाजत है, तो जब रिस्क कम है तो कंफर्मेशन लेटर यूज कम कर लो, ये यूज ही ना करो कंफर्मेशन कोई और करो, बिल्कुल ठीक, एग्री करते हैं। लेकिन इसका कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, एक सवाल आ गया आगे, उसमें उसने कहा रिस्क कम है
और ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, सुन कहने का सर ये गलत पढ़ा गया, आपने तो पहले पढ़ाया था रिस्क कम हो तो कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं होता। हाँ, रिक्वायर्ड नहीं है, करना चाहो तो कर लो, ज्यादा काम करना है तो जितना मर्जी कर लो, स्टैंडर्ड थोड़ी रोकता है, ऑप्शन है। भाई जो होम असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए वो तो रिक्वायर्ड है आपके लिए करना। बाकी पूछा भाई, बाकी पिछली चैप्टर 4 की केस स्टडी एक दो कर रहे हैं ना कोड ऑफ एथिक्स की, और जो करके आया उसको भी पूछ रहा हूं क्योंकि तूने असाइनमेंट में तो थी नहीं, तो जो कराया केस स्टडी असाइनमेंट में नहीं थी, कर रहा है तो गलत किया क्या उसने? भाई रिक्वायर्ड नहीं थी, हाँ, लेकिन रिस्क कम है, तो समझ रहे हैं, रिस्क कम में एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर भेजना चाहे तो बेस पाबंदी भी नहीं है। दूसरा, व्हेन टोटल बैलेंस इज इमटेरियल, जरूरत ही नहीं है इमटेरियल में क्या करें। व्हेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, 60 रुपए का उधार का चाय का कप पिया हमने, डेटर में बैलेंस आ रहा है, तो 60 रुपए कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे चाय वाले को? नहीं करेंगे। अच्छी मिसाल, शाबाश शाबाश, बहुत बुलंद सोच है आपकी। When sufficient appropriate evidence can be obtained from other substantive procedure, जब दूसरे substantive procedure से sufficient appropriate evidence मिल सकता। हमने डाटा से पूछा आपने हमारे क्लाइंट के 20 लाख रुपए देने हैं ना, उसने जवाब नहीं दिया, 20 लाख का चेक भेज दिया। हमने कहा नहीं, हमें तो कंफर्मेशन लेटर ही चाहिए। क्या अब कंफर्मेशन लेटर भेजने की जरूरत है? जब अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए, क्या कंफर्मेशन लेटर की जरूरत है? जब ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हो गया, उससे एविडेंस मिल गया, तो कंफर्मेशन लेटर की जरूरत है? नहीं है। ये बात समझ आ गई। फिर इसके बाद व्हेन में, अच्छा ये बड़ी खतरनाक मिसाल है, खतरनाक। व्हेन मैनेजमेंट रिक्वेस्ट ऑडिटर नॉट टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन। इसमें दो को अंडरलाइन करें, दो अल्फाज। नंबर 1 मैनेजमेंट रिक्वेस्ट और दूसरा रीजनेबल जस्टिफिकेशन। क्योंकि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो फिर तो ठीक है, फिर तो हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। बताने वाला था, शाबाश, आखिरी बात पहले कर दिया कर, ताकि कंसेप्ट पूरा हमें समझ आ जाए। स्कोप रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाए, समझ में, इसलिए कहते हैं खतरनाक खतरनाक। ये पता नहीं क्या लिखा नीचे उसने, डेटर एंड क्राइटेरिया सर्कुलराइज। सर्कुलराइज का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन लेटर सेंड करना on sample basis and we can perform alternative procedure if reply is not received in these cases. Or however banks and lawyers are circularized 100% and it is required to obtain reply in these cases. अब बिल्कुल ठीक, यही तो, ये तो पढ़ लिया हमने, बता देते मुझे पहले तो मैं आगे चला जाता। ओके, आगे चलें। चले, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मान क्लियर, एक एक लफ्ज पढ़ लिया हमने, एक एक लफ्ज समझ आ गया। कैमरामैन भाई गवा है, चलिए आगे चलते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स When using designing confirmation, अच्छा मुझे बताइए, जब हमने फैसला किया कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, क्या हमें स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे चलना चाहिए कि रैंडमली जो दिल करे कर ले? स्टेप बाय स्टेप। कंफर्मेशन में भी स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर का चैप्टर है 15, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद सैम्पलिंग का टॉपिक आएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो हम तो हमेशा सिस्टमैटिक काम करते हैं, हम ऑडिटर हैं, हम मैनेजमेंट थोड़ा है। हम क्या काम करते हैं? स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप। इफ ऑडिटर, जिस दिन ऑडिटर ने डिसाइड किया कि कंफर्मेशन लेटर को मैंने यूज करना है, वो ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप इसलिए, हालांकि आईके आपके बुक में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये नहीं है, ताकि एक कंसेप्ट की लिंकिंग आपको समझ आ जाए कि किस वक्त हम किस जगह पे खड़े होकर क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, इससे पहले क्या कर चुके, इसके बाद क्या करना है। कंसेप्ट का आगे पीछे बताना, इसके बाद क्या है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग समझने में, कंसेप्ट समझने में आसानी होती है। स्टेप नंबर 1 कह रहा है, पहला फैसला तो ये करो, जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि कंफर्मेशन लेटर यूज करना है, पहला फैसला ये करो, टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन। टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन का मतलब क्या? हाँ, कि इंटरिम डेट पे फाइनल डेट। एक मिनट ठहरे, मुझे याद है इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना किसी में, तो उसमें तो आपने बोला था कंफर्मेशन लेटर फाइनल ऑडिट में होती है। हाँ देख ले, फाइनल अमूमी तौर पे कंफर्मेशन लेटर फाइनल ऑडिट में ही सेंड किया जाता है, यानी ये 31 दिसंबर है ना, तो 31 दिसंबर का बैलेंस ही कंफर्म करवाया जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट जल्दी देनी हो तो इंटरिम ऑडिट में भी कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जा सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये वही कंसेप्ट बन जाएगा जो इन्वेंट्री वाला था। अब ये इन्वेंट्री वाला क्या था? हाँ, नॉर्मली इन्वेंट्री ईयर एंड पे ही काउंट की जाती है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से अगर इन्वेंट्री ईयर एंड से पहले या ईयर एंड के बाद की जाए, 10 दिन पहले या 10 दिन बाद की जाए, तो ईयर एंड वाले बैलेंस पे कैसे पहुंचते हैं? 10 दिन बाद वाला काउंट दिया, उसमें दरमियान की ट्रांजैक्शन ली, उनको वेरीफाई किया, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं किया, वेरीफाई किया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक किए और रिवर्स वर्किंग के जरिए क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर। अब हिंट दे दिया मैंने,
अब मुझे बताइए, अगर कंफर्मेशन लेटर हमने 31 अक्टूबर को सेंड कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट डेट है 31 दिसंबर, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बैलेंस तक कैसे पहुंचेंगे? रिवर्स वर्किंग, खुदा का खौफ कर, रिवर्स वर्किंग वाला कौन सा है मेरा भाई? 31 अक्टूबर से रिवर्स चलेंगे तो जुलाई तक, अगस्त तक पहुंच जाएंगे। ये रिवर्स वर्किंग नहीं है, फॉरवर्ड वर्किंग है। शाबाश, हमारे पास 31 अक्टूबर का बैलेंस है, क्लाइंट से कहेंगे 31 दिसंबर के दरमियान में डिटेल बताओ कितनी सेल्स और कैश रिसीव्ड हुआ, दरमियानी ट्रांजैक्शन लेंगे, सेल्स को वेरीफाई करेंगे, सेल्स का सैंपल स्लाइड करके वेरीफाई करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, कैश रिसीव्ड का सैंपल स्लाइड करके रिसीविंग डॉक्यूमेंट के साथ, और हो सके तो टेस्ट ऑफ, ये है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हो सके तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म कर ले। करते क्या हम प्रैक्टिकली सुनने, कंप्लीट आंसर दे रहा हूं। अव्वल तो कोशिश होती है 31 नंबर पे ही कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, लेकिन अगर 31 अक्टूबर पे कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, स्टेप नंबर 1 हम क्लाइंट से कहते हैं 31 अक्टूबर का हर पार्टी का बैलेंस और 31 दिसंबर की हर पार्टी का बैलेंस बताओ। फिर उसका एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, कंपेयर करते हैं। जिन पार्टी के बैलेंस में तो थोड़ा बहुत फर्क होना इमटेरियल, उनको तो हम छोड़ देते हैं। जिनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, क्लाइंट से कहते हैं इनकी 2 महीने की जो ट्रांजैक्शन है ना, सेल भी और रिसीट्स भी, ये डिटेल दो। फिर उस डिटेल का सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। शाबाश। तो ये नहीं समझ आए? 50 लेटर थे क्लाइंट के, हमने 31 अक्टूबर को उनमें से 20 का सैंपल सेलेक्ट करके कंफर्मेशन लेटर सेंड किया। 31 अक्टूबर पे पता चल गया अमाउंट ठीक है। अब आगे 31 दिसंबर पे, ठीक है, इसमें हमने क्लाइंट से कहा कि हमें 31 दिसंबर पे भी हर पार्टी का, हर डेटर का बैलेंस बताओ। अब हमारे सामने 31 अक्टूबर का बैलेंस आ गया, 31 दिसंबर का बैलेंस आ गया, एक एक बैलेंस को कंपेयर किया। जिनमें तो फर्क थोड़ा बहुत है वो तो वैसे ठीक हो गए, जिनमें फर्क ज्यादा है, जैसे इधर 2 लाख था 31 दिसंबर में 20 लाख हो गया, इधर 20 लाख था अक्टूबर में, दिसंबर में 2 लाख हो गया। बड़े जिनमें सिग्निफिकेंट चेंज है उनको अलग कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। क्लाइंट से कहेंगे बताओ इनमें जो चेंज आया है वो ट्रांजैक्शन निकालो, वेरीफाई करेंगे। जैसे जो अमाउंट 2 लाख से 20 लाख पे पहुंची है वो सेल हुई होगी, सेल चेक करेंगे जेन्युइन है कि नहीं। और अगर जो 20 लाख से 2 लाख पे पहुंची है, रिसीट्स आई होंगी, चेक करेंगे बैंक में कैश आ गया कि नहीं। इससे हमें पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर का बैलेंस भी करेक्ट है। क्लियर? बेसिकली ये जो अप्रोच तरीकाकार है ये वैसा ही है जैसा इन्वेंट्री का था। इन्वेंट्री में भी अगर आपसे पूछे ना कि किसी वजह से इन्वेंट्री ईयर एंड से पहले कर लिया या ईयर एंड के बाद कर लिया, तो भी आप उस अमाउंट को लेके रिवर्स वर्किंग करके, या अगर पहले वाला दिया हुआ है तो डायरेक्ट वर्किंग करके बैलेंस शीट डेट पे पहुंचते हैं। हाँ जी, सेल परचेज वगैरह एडलेस होती है। भैया समझ आ गया जी? हाँ, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इवन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर फिर भी एविडेंस ना मिले तो ये में दोबारा कंफर्मेशन लेटर भी सेंड कर सकते हो, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे। बहरहाल वापस आ जाएं फिर से। स्टेप नंबर 1, जिस दिन हमने फैसला किया कंफर्मेशन लेटर यूज करना है, पहला काम क्या करेंगे? टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब 31 अक्टूबर इंटरिम डेट या फाइनल डेट। इंटरिम डेट में कंफर्मेशन सेंड करने की इजाजत है, लेकिन कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि बाकी के 2 महीने भी वेरीफाई हो जाए। और वो एडिशनल प्रोसीजर क्या है ये आपको पता चल गया। दूसरा, इस पर टिक लगा लें, पता चल। दूसरा, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ पार्टीज। अच्छा, मैं अब इसमें अज्यूम करूंगा कि डेटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इक्वली कंसेप्ट अप्लाई होता है क्रेडिटर्स के ऊपर भी। ऑब्टेन लिस्ट ऑफ पार्टीज एंड चेक इट्स एक्यूरेसी। क्या कह रहा है? लिस्ट ऑफ डेटर सेलेक्ट करो। अब आप मुझे बताइए कहां से निकलती है लिस्ट ऑफ डेटर? सेल्स लेजर से। अब कंसेप्ट लिंक हो रहे हैं ना आपके, सेल्स लेजर से। और एक्यूरेसी चेक, टेस्ट इट्स एक्यूरेसी चेक, इसका क्या मतलब है? कि टोटल करके देखो कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच है कि नहीं। कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच है, इसका मतलब एक्यूरेट। कर लिया सेलेक्ट, सॉरी अभी तो लिस्ट ली है। मेरा ये ख्याल है यहां पे स्टेप नंबर 3 होगा कि सबको कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दो। सब आगे देखते हैं। डिसाइड एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टीज। सैंपल सेलेक्ट करो एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग, यानी किस किस पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, किस किस को सेंड नहीं करना, वो सैंपल सेलेक्ट करो। तो सैंपल सेलेक्ट करने के 3 रूल है। नंबर 1, मेजर पार्टी सेलेक्ट कर लो। कर ली? नंबर जैसे जो 50 लाख 40 लाख 30 लाख ये बड़े बड़े बैलेंस है, इनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, बाकी को इग्नोर कर दे। नहीं। दूसरे नंबर पे उन पार्टीज को सेलेक्ट करो जिनमें रिस्क ज्यादा है, जैसे रिलेटेड पार्टी, जैसे बैड डेट का रिस्क, ऐसी पार्टीज जो बड़ी तो नहीं है लेकिन ओल्ड हैं, साल 6 महीना हो गया उनसे पैसा ही नहीं मिला। भाई जिस डेटर से साल 6 महीना हो गया पैसा ही नहीं मिला, उन्हें हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनमें रिस्क है। कौन सा रिस्क? जिसने साल हो गया पैसे नहीं दिए, 6 महीने हो गया पैसे नहीं दिए, तो जिनमें रिस्क और बैड डेट हो उनको सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं? तो सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी? नंबर 1 मेजर, नंबर 2 रिस्की, बाकी छोड़ दे।
बाकी ऐसी छोटी छोटी आइटम्स हैं जिनमें रिस्क भी नहीं है, छोड़ना उनको भी नहीं है। क्यों? इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट मटेरियल हो सकता है, और दूसरी रीजन भी ठीक बताई, वो क्वालिटेटिवली मटेरियल भी हो सकती है। तो बाकियों में से रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर लो। तो 3 स्ट्रेटजीज बताई सैंपल सेलेक्ट करने की। ये केस स्टडी में काम आएगी बात आपकी कि जितने भी पार्टीज आपके, और ये स्ट्रेटजी सिर्फ डेटर्स के लिए नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए नहीं, सिर्फ सेल्स के लिए नहीं, सिर्फ परचेज के लिए नहीं, हर एरिया के लिए 3 स्ट्रेटजी। जब कभी सैंपल सेलेक्ट करना है, 3 स्ट्रेटजीज कौन कौन सी? नंबर 1 सेलेक्ट मेजर पार्टीज, नंबर 2 जिनमें रिस्क आई है, और नंबर 2 बाकी जो रह जाएगी इनमें से भी रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर लो। ठीक है? क्यों बाकी भी रैंडम? क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट मटेरियल हो सकती है, या वो क्वालिटेटिवली मटेरियल हो सकती हैं। डन जी। डिसाइड एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी हो गया। फिर पार्टी डिसाइड कर ली किस किस को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। अब क्या करें? डिसाइड द इंफॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड को क्या पूछना है। मेरा तो है डेटर से सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पूछ ले। हाँ, ये चीज डिस्प्यूट है तो उसके बारे में भी पूछो, वारंटी दी है उसके बारे में भी पूछो, राइट टू रिटर्न दिया है उसके बारे में भी पूछो, डिस्काउंट वगैरह उसके बारे में भी पूछ लो, और क्या क्या पूछो, क्रेडिट पीरियड के बारे में भी पूछ लो, कोई सेल रिटर्न हुई है उसके बारे में भी पूछ लो, हाल चाल भी पूछ लो। पहली एग्जांपल मैंने बोला था वारंटी दी है तो वो भी पूछ लो। वो क्यों पूछते हैं? ताकि देख लें प्रीवियस वारंटी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं वारंटी दे रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रही, या वारंटी 5 साल की दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग 3 साल की बेस पे हो रही है। मैंने पूछा था राइट टू रिटर्न दिया है कि नहीं डेटर को, वो भी पूछ लो। वो क्यों पूछ लो? हाँ, ताकि अगर उसका राइट टू रिटर्न है ना तो काउंटिंग कहती है जब तक वो राइट एक्सपायर नहीं होगा सेल रिकॉर्ड नहीं करनी, वो रिवर्स करनी पड़ेगी। मैंने पूछा था अगर कोई डिफेक्टिव इन्वेंटरी रिटर्न हुई या डिस्प्यूट वगैरह वो पता कर लो। वो क्यों? ताकि प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड कर, और डिफेक्टिव इन्वेंटरी है तो इन्वेंटरी की भी एनआरबी पे राइट डाउन करना है। तो इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस नहीं, अदर इंफॉर्मेशन भी कंफर्म कर सकते हैं। फैसला करो। अच्छा, अगर समझ आ रही है तो बताइए। लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाएंगे? लीगल केसेस की लिस्ट, आउटकम, हारेंगे के जीतेंगे, और अगर हारेंगे तो अमाउंट कितनी पे करें। बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन अब नहीं बता सकेंगे अगला सवाल। बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाओ। बैंक चार्जेस और लोन लिया है उसको भी, और सिक्योरिटी के तौर पे क्या दिया है, चार्जेस, इंटरेस्ट, मॉर्गेज, कितने अकाउंट खोले हैं ड्यूरिंग द ईयर, कितने बंद किए हैं, क्लोजिंग में कितने थे, उनका टाइटल क्या है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन एफबीआर ने लगाई, अकाउंट फ्रीज तो नहीं कर दिया, ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है। शाबाश, रीपेमेंट शेड्यूल क्यों पूछ रहे हैं? ताकि देखें करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन ठीक है। डेट कोविनेंट, कंडीशंस ऑफ डेट, सबसे अहम चीज तो भूल ही गया मैं। ये किस लिए पूछेंगे? टर्म्स एंड कंडीशन वही लोन की, ये किस लिए पूछेंगे? ताकि देखे कहीं कोई कंडीशन ब्रीच तो नहीं हो रहे। अगर कंडीशन ब्रीच हो रही है लोन इमीडिएटली पेबल होगा, पेनल्टी पड़ सकती है, गोइंग कंसर्न इशू आ सकता है। अगर कोई इंपोर्ट के लिए एलसी वगैरह, एलसी समझते हैं? एलसी का लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी मिलता जुलता है। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, ये आपको पता है? किसी को गारंटी देना कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। अगर उसे ना दी तो हमें देना पड़ जाएगा। कंफर्म लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हो सकता है वो दे दे, ये भी हो सकता है ना दे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ गारंटी कंटिंजेंट, ये भी पूछ लेंगे। ये क्यों पूछेंगे? क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। समझ रहे हैं? तो फिर वापस आ जाए, डिसाइड टाइप ऑफ डिसाइड इंफॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड, कि कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करवानी है। क्या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाते हैं? नहीं 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 नहीं, अदर इंफॉर्मेशन भी कंफर्म करवाते हैं। अब पूछें सर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि अदर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कंफर्म करवाते हैं। अभी बताया नहीं है? ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वो तो ज़बानी का नहीं बताया था, मैं समझ गया। आप चाहते हैं कहीं लिखत पढ़त भी हो जाए। अभी हो जाती है लिखत पढ़त, अभी हो जाती है। ये देखें, ये क्या है? हाँ वही है बैंक, तो इधर पढ़ लें बैंक कंफर्मेशन लेटर। मैं आपको बताना ये चाह रहा था, चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप अपने कॉमन सेंस से भी सोचे ना तो सही नतीजे पे पहुंच जाएंगे। जरा इसको पढ़ के टिक लगाते जाएं, वो चीजें जो आपने खुद से बताई या जो नहीं बता सके उसको क्रॉस लगाएं। पढ़े पढ़े बड़े बड़े बड़े, शाबाश।
इसको देखा ये ज़्यादा क्लियर है, इतना ही क्लियर उसको होना चाहिए। ये आप आदमी को शाही साहब ने उनसे बता दिया, ये तो मैंने फांसी देख लिया, इतना ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम प्रोजेक्टर बनाए, कोई भी करना है, पेंट बनाना करवाएं, इसको हेल्प करें। टिक नहीं लगा रहे, दाग ऑफ कर। टिक लगाए आपने? कौन कौन से आपने बताए थे और कौन कौन से नहीं बताए थे? टिक क्रॉस लगाए? लगाएं टिक क्रॉस। हाँ जी, वही बातें लिखी है जो हमने डिस्कस की थी। कोई नई बात तो नहीं है? चले वापिस आ जाए। फिर कहां पे थे हम? एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट करते हैं ना हम, तो उस वक्त लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करते हैं। सिर्फ इसका नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतना बताओ, लेटर ऑफ क्रेडिट एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। अब पूछा सर लेटर ऑफ गारंटी क्या है? एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। सिर्फ आपने ये इंश्योर करना है एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिसाइड करना है टाइप ऑफ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन की कितनी टाइप्स हैं? दो। कौन कौन सी? नेगेटिव। वो करवाई हुई है ना, आज फिर इतना ही काम करते हैं, बाकी की जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टाइप ऑफ कंफर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी मैं करवाता हूं आपको, ये मैं अभी करवाता हूं। लेकिन पहले बाकी रूटीन क्या है? अब टाइप ऑफ कंफर्मेशन फर्स्ट कीजिए, डिसाइड कर लिया, पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है। अब क्या करें? क्लाइंट से साइन ले ले। साइन लेने के नहीं, साइन लेने के बाद क्या करें? सेंड करें। सेंड करने के बाद क्या करें? रिप्लाई आएगा, उसका प्रोसीजर परफॉर्म करें। फिर क्या करना है? समरी बनानी है, खत्म कहानी, बस। लेकिन एक चीज रह गई है, आज के लेक्चर की आखिरी चीज रह गई है। हम पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन, दो टाइप्स। ये देखिए, ये डिसाइड टाइप ऑफ कंफर्मेशन। भाई कैसे फैसला करेंगे पॉजिटिव के नेगेटिव? कैसे फैसला करेंगे? पढ़ी हुई है ना, आइए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको। लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो पहले नहीं पढ़ा, बाकी सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ ये कंडीशन नहीं पड़ी हुई, 4। लेकिन जाहिर है मैं सारा आपको डिस्कस करूंगा। कंफर्मेशन कह रहा है ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट व्हिच आर यूज्ड बाय ऑडिटर। पहला, दूसरा, क्लियर? आगे पहले पॉजिटिव कंफर्मेशन समझ लो। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्किंग कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई ऑडिटर इन ऑल केसेस वेदर ही एग्रीज और डिसएग्रीज विद इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। यानी पॉजिटिव कंफर्मेशन में ऑडिटर सेंड करता है लेटर, कहता है भैया हमारे क्लाइंट ने आपसे 50 लाख लेना है, आपने कितने पैसे देने हैं आपके रिकॉर्ड के मुताबिक हमें बताओ। इसका मतलब अगर 50 लाख देना है वो फिर भी बताएगा, अगर 60 देना है, 40 देना है, यानी एग्रीमेंट में भी बताएगा, डिसएग्रीमेंट में भी। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या कहते हैं? रिप्लाई करो ओनली इफ डिसएग्रीड। यहां पे रिप्लाई इन ऑल केसेस पॉजिटिव कंफर्मेशन में, नेगेटिव कंफर्मेशन में रिप्लाई इन डिसएग्रीमेंट ओनली। फिर से कह रहा है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई ऑडिटर इन ऑल केसेस वेदर ही एग्रीज और डिसएग्रीज विद इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। लेकिन पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिस्क भी है। रिस्क क्या है? इफ बैलेंस टू बी कंफर्म्ड इज इंक्लूडेड इन रिक्वेस्ट, मेथड 1, कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई विदाउट, कंफर्मिंग पार्टी वेरिफिकेशन के बगैर ही रिप्लाई कर सकती है। ये रिस्क है ना, इसका इलाज क्या आपने बताया था? टू रिड्यूस दिस रिस्क अनदर मेथड, मेथड 2 यानी ब्लैंक कंफर्मेशन इज यूज्ड। उसमें क्या होता है? बैलेंस टू बी कंफर्म्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट, कंफर्मिंग पार्टी इज आस्क्ड टू फिल इट हिमसेल्फ। ठीक है, अच्छा खुद सही से बताना है। इनमें से कितना कंसेप्ट आपके लिए नया था? सारा नया था। कौन सी चीज नहीं थी? ब्लैंक, अहम अल्फाज कौन से यूज हुए? ब्लैंक कंफर्मेशन क्या नया था? रिप्लाई नाल कैसे नया था? क्या वो कंफर्म कर सकते हैं विदाउट वेरिफिकेशन नया कंसेप्ट था? पॉजिटिव कंफर्मेशन नया लफ्ज था, नेगेटिव कंफर्मेशन नया लफ्ज था। ये कौन झूठ बोल रहा था? ब्लैंक कंफर्मेशन में कोई रिस्क नहीं है। ब्लैंक कंफर्मेशन में, हाँ, ब्लैंक कंफर्मेशन में वो वेरिफिकेशन करके हमें जवाब देंगे, लेकिन हो सकता है वो जवाब, उनका माइंड चेंज हो, जवाब ही ना दे। वो तो रिस्क हर केस में होता है, वो तो हर केस में होता है।
अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई ऑडिटर ओनली इफ इट डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। तब जवाब देना जब वो सिर्फ डिसएग्री, तब जवाब देना, वरना नहीं देना। इसका मतलब है नो न्यूज इज गुड न्यूज। नेगेटिव कंफर्मेशन में नो न्यूज गुड न्यूज, लेकिन पॉजिटिव कंफर्मेशन में नो न्यूज का मतलब है अल्टरनेटिव प्रोसीजर। रिस्क क्या? अच्छा, पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिस्क था, रिस्क नेगेटिव कंफर्मेशन में भी है क्या? नेगेटिव कंफर्मेशन इज लेस रिलायबल। क्यों? बिकॉज हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो एक्सप्लिसिट एविडेंस, हमारे हाथ में कोई एविडेंस नहीं है। हमने कहा चूंकि शिकायत नहीं आई इसलिए सब कुछ ठीक है, कंप्लेन नहीं आई, डिसएग्रीमेंट नहीं आया इसलिए सब कुछ एग्रीमेंट है। हम ये कह रहे हैं भाई लॉजिकली तो ये हो सकता है ठीक हो, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता। बाज़ औक़ात लेटर गुम हो जाता है, बाज़ औक़ात इग्नोर हो जाता है, बाज़ औक़ात डिफरेंस होता है पार्टी की फेवर में। एक्चुअल बैलेंस 10 लाख का है, क्लाइंट ने गलती से 12 लाख रिकॉर्ड कर दिया, उसको 12 लाख भेजे ना, वो कहता है ठीक है सर 12 एग्री है। तो ये रीजन हो सकती है कि रिप्लाई ना करें। नेगेटिव कंफर्मेशन इज लेस रिलायबल बिकॉज़ देयर इज नो एक्सप्लिसिट एविडेंस। हमारे पॉजिटिव कंफर्मेशन में जवाब आया होता है, वो हमारे पास एविडेंस है कि सर देखिए पार्टी ने एग्री किया है। नेगेटिव कंफर्मेशन में जवाब नहीं आया होता, देयर इज नो एक्सप्लिसिट एविडेंस, नो एक्सप्लिसिट क्लियर एक्सप्लिसिट एविडेंस नहीं है कोई, ठीक है, कि उसने रिसीव किया, कंफर्म किया। कंफर्मेशन में बी लॉस्ट और मे बी डिसरिगार्डेड बाय पार्टी। डिसरिगार्डेड को अंडरलाइन करके नीचे लिख ले इग्नोर्ड। हो सकता है कंफर्मेशन लॉस हो जाए, इग्नोर हो जाए, या बैलेंस फेवर में था वो रिप्लाई ना करे। तो बताइए पॉजिटिव कंफर्मेशन भी है, नेगेटिव कंफर्मेशन भी है, कौन सी मोर रिलायबल, कौन सी लेस रिलायबल? इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है नेगेटिव कंफर्मेशन चूंकि लेस रिलायबल है यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी 4 शर्तें पूरी करना। नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करने की इजाजत है, सॉरी 4 नहीं, चारों इकट्ठी। और इसके साथ लिख ले 4 कंडीशन के साथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। इसलिए हर कंडीशन को तसल्ली से समझ लीजिए ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे। पढ़ने क्या लगे हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है। पॉजिटिव कंफर्मेशन तो जब चाहे यूज कर लें, नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज कर सकते हैं? जब चारों कंडीशन पूरी हो। कह रहा चूंकि नेगेटिव कंफर्मेशन लेस रिलायबल है, इसलिए इस रिस्क को कम करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है नेगेटिव कंफर्मेशन सिर्फ उस वक्त यूज करनी है। आप एग्री करते हैं ना नेगेटिव कंफर्मेशन लेस रिलायबल है? चले आज का आखिरी कंसेप्ट है चारों कंडीशन, तसल्ली से समझ ले। पहली कंडीशन, व्हेन रेलेवेंट पॉपुलेशन, यानी डेटर्स है तो डेटर्स, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर्स, व्हेन रेलेवेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। लार्ज नंबर ऑफ, जब छोटी 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 बहुत सी डेटर्स हों, 50-50 के, 60-60 के, 100-100 के बहुत से डेटर्स हों, इसका क्या मतलब है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस का क्या मतलब है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। अच्छा, गलती नहीं करनी, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस नहीं लिखना। जिसने स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस लिखा ना वो शाबाश, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस के लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है। वो ज्यादा लायबल है ना, कि बड़ी अमाउंट है ना, ज्यादा लायबल चाहिए। तो जब अमाउंट छोटी छोटी हो कम। अच्छा, क्वेश्चन में ये कैसे पता चलेगा? एक जगह पे उसने लिखा 25 डेटर है, उनसे 25 लाख लेना है, नीचे लिखा 250 डेटर है, उनसे 2 लाख लेना है। कैसे पता चलेगा स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस कौन सा है और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस कौन सा है? कंपेयर। 250 वाला क्या है? लार्ज स्मॉल बैलेंस, और 25 वाला क्या है? और अगर 30 हो गया तो वो भी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है, ठीक है। लार्ज, देखा कंफ्यूज हो गया? एक है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, एक कंसेप्ट है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस, दोनों फर्क है। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस का मतलब है तादाद कम है, अमाउंट ज्यादा है, इन्हें पॉजिटिव है। और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस का मतलब है तादाद ज्यादा है, अमाउंट कम है। इधर नेगेटिव फिट करनी है, हाँ इधर नेगेटिव फिट करनी है। स्पेसिफिक कोई नहीं है कि कितने स्मॉल होंगे कितने लार्ज, वो आपको कंपैरिजन करके पता चलेगा। जजमेंट लगानी पड़ेगी, कैटेगरी दी होगी पता चल जाता है। 4 कैटेगरी दी होती है, 3 का क्लियरली पता चल जाता है, चौथे पे टास्क करनी पड़ती है, ठीक है। वो कहता है जी 10 डेटर ये वाले हैं, हमने कहा स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, कहता है 5 ये वाले हमने कहा, कहता है 250 ये वाले हमने कहता है 120, हम कहते हैं 250 लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस है, 20 स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, क्लियर। 7 भी लिखा हुआ था, वो भी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस है, 110 क्या करें? जजमेंट। बहरहाल ये समझ आया कि नहीं? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, आल को अंडरलाइन किया हुआ है और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, ठीक है जी। दूसरा, व्हेन इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर लो एंड ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग फैक्टर्स कंट्रोल। क्या कह रहा है? जब रिस्क कम हो,
तो इसका मतलब अगर रिस्क ज्यादा हो तो कौन सा कंफर्मेशन, और अगर कम हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन। ठीक है, पूछ लो वही सवाल कि सर जब रिस्क कम हो तब तो हमने पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कंफर्मेशन भेज दे नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, करना चाहो तो रोक भी नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, रोक टोक भी नहीं है। दोनों समझ आ गया आपको? वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एक्सेप्शन को अंडरलाइन करें अलग से, रेट को अंडरलाइन करें अलग से, लो वेरी लो को अंडरलाइन करें अलग से। हर एक में कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट एक्सेप्शन किसे कहते हैं? डिसएग्रीमेंट को। हमने कहा 10 रुपए लेने हैं तेरे से, उसने कहा हमने तो 8 देने हैं, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन रेट का मतलब क्या है? इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, एक्सेप्शन रेट आ जाएगा। अगर हमारा अंदाजा है अपने प्रायर एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि 100 को कंफर्मेशन लेटर भेजे ना इस क्लाइंट पे, तो 25 का एक्सेप्शन आती है। 100 को कंफर्मेशन लेटर भेजे तो कितने की एक्सेप्शन आती है? 25 की एक्सेप्शन आती है। तो एक्सेप्शन रेट कितना हुआ? 25%। 50 को भेजें 10 की एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन रेट कितना? वाह, कैसे कैलकुलेट किया भैया? एक्सेप्शन जितने आए को टोटल से डिवाइड में क्या रॉकेट साइंस थी, कर लिया बस, यह बड़ी बात की, सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट किया। हाँ, एक्सेप्शन समझ आ गया क्या है? एक्सेप्शन रेट समझ आ गया क्या है? वेरी लो के साथ लिख ले 15%, 15। अगर इसका मतलब क्या है? वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सेप्शन रेट 15% से कम होना, फिर नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करो। अगर 15% से ज्यादा है तो। और आज की क्लास के आखिरी कंसेप्ट का आखिरी पॉइंट, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। ऑडिटर के ख्याल में कंफर्मिंग पार्टी इसे इग्नोर नहीं करेगी। ऑडिटर इज नॉट अवेयर, वो नेगेटिव श्योरेंस थी ना, लिमिटेड, उसी तरह की लैंग्वेज है नेगेटिव। इसका मतलब क्या बनता है? ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहने लगे सर ये कंफर्मिंग पार्टी डिसरिगार्ड करे तो तब नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है, नहीं नॉट करनी। अब देखिए, एक लफ्ज को हटाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, एक लफ्ज की प्लेसमेंट चेंज करूंगा, ये समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर आपने मुझे ये नहीं कहना कि पहले क्यों नहीं किया चेंज। ये वाला जो नॉट है ना, इसको उठा के डिसरिगार्ड के साथ, विल नॉट के साथ कर दें। अब दोबारा पढ़ें, वेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी ऑडिटर के ख्याल में कंफर्मिंग पार्टी विल नॉट डिसरिगार्ड, विल नॉट डिसरिगार्ड। ठीक है, तो वही मतलब हो गया ना। लेकिन याद ऐसे ही करना है आपने, सोल्यूशन में ऐसे लिखता है, आपकी बुक में भी ऐसे। ठीक है, डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा आप सुने इसकी एग्जांपल, ये थोड़ा सा टिकी लैंग्वेज है इसलिए इसकी एग्जांपल साथ में मैं अभी दे रहा हूं, वरना मैंने कल केस स्टडी के साथ देना। जूनियर कहने लगा सर गवर्नमेंट को पिछले साल हमने कंफर्मेशन लेटर भेजे थे गवर्नमेंट के इदारे, मजाल है किसी का जवाब आया हो। तो पिछले साल पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर भेजी थी, जवाब कोई नहीं आया इनका। गवर्नमेंट के इदारे होते ही ऐसे हैं, वो अपना काम है, हमारा क्या। चले सेंसर कर दें, हम अपने अल्फाज वापस ले। मैंने कहा सर पिछले गवर्नमेंट इदारों को कंफर्मेशन लेटर भेजा था, पॉजिटिव कंफर्मेशन, जवाब नहीं। इस दफा नेगेटिव कंफर्मेशन भेजते हैं, भेजेंगे कि नहीं? क्यों नहीं भेजेंगे? जब आपको पता है ऑडिटर इज अवेयर के कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड, तो फिर नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेजनी। समझ आ रहे हैं? डिसरिगार्ड। चलिए, ये चारों कंडीशन ऑल लिखा हुआ है बार बार, क्या लिखा हुआ है भाई? क्लियर? आज देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये ना आप याद करना शुरू हो जाए। ये जो कंसेप्ट नीचे पढ़ा था ना हमने, ये बैंक वाला, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, याद करने की जरूरत नहीं। 2 दफा पढ़ लेंगे, याद ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हो जाएगा, काफी है, याद नहीं करना। ये बैंक कंफर्मेशन और सुन लें, नहीं क्रैमिंग नहीं करनी। हाँ, याद वाला था, ये वाला जो था ना हमने, नॉन रिस्पॉन्सिव पार्टी, इसको टिक लगा दे, स्टैटिक, ये याद करना है, ये याद करना है आपने, ये याद करना है। और फिर इसके अलावा ये 4 कंडीशंस याद करनी है, ये केस स्टडी के लिए बहुत अहम है। बाकी ऊपर डेफिनेशन वगैरह बस रीड कर ले, काफी है। बाबा ठीक है, बाकी सिर्फ रूटीन किया है, नहीं बाकी सिर्फ रूटीन का पढ़ लिया, काफी है, पढ़ लिया, 2-3 दफा पढ़ लें इंशाल्लाह। सबसे अहम चीज आज हमने पढ़ी है ना, वो 2 कौन सी हैं? 4 कंडीशन और नॉन रिस्पॉन्स के केस में प्रोसीजर। ये पक्के करने आपने, बाकी 50-50 भी चलेगा, याद कर लेना बाकी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि याद नहीं करना, लेकिन वो इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, समझ रहे हैं? बाकी का रिप्रोडक्शन के लिए, केस स्टडी के लिए ये 2 कंसेप्ट है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।